हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ व्यू अर्थात मैट्रिसेस का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर एक लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। आशा करते हैं कि आप सभी के सभी लोगों ने उस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। साथ ही साथ इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको उस लेक्चर का लिंक भी मिल जाएगा। आप फर्स्ट लेक्चर को देखने के बाद ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि मैट्रिसेस अर्थात आप व्यू क्या होते हैं, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद आव्यूह की क्रम या कोटि क्या होता है, उसमें पंक्ति क्या होते हैं, स्तंभ क्या होते हैं, और उनके आधार पर कई प्रकार के आव्यूहों के बारे में हमने आप लोगों के साथ चर्चा की थी। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आज उसी के आगे हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था वो था वर्ग आव्यूह, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी आव्यूह में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो तो इस प्रकार के आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। आज की जितनी भी चर्चाएं होंगी वो मैट्रिक्स के टाइप्स पर ही होंगी, आव्यूह के प्रकार पर ही होंगी, लेकिन जितने भी प्रकार आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी वर्ग आव्यूह से ही बिलोंग करेंगे। और आज के इस लेक्चर में जिन आव्यूह के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आव्यूह होने वाले हैं, उनका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए प्रत्येक प्रकार के आव्यूह को बहुत ध्यान से, बहुत ही अंदर तक, तह तक समझाऊंगा और आप उसको समझ करके नोट कर लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के फर्स्ट टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डियर स्टूडेंट्स विकर्ण अवयव क्या होता है। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव या इसको मुख्य विकर्ण अवयव भी कहा जा सकता है, जिसको डियर स्टूडेंट्स बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, बहुत ही तसल्ली से आराम से कॉपी और पेन लेकर के बैठिए हमारे साथ और सीखिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी ग्रुप में लेक्चर को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन हो सकें। डायगोनल एलिमेंट्स, विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो विकर्ण अवयव होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो केवल वर्ग आव्यूह में ही होते हैं। देखिएगा, समझिएगा, जैसे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और 9, यह एक वर्ग आव्यूह है क्योंकि इसकी कोटि जो है वो 3 गुणे 3 कोटि है। तो ये वाला अवयव, ये वाला अवयव, ये वाला अवयव, ये 3 के एलिमेंट्स जो होते हैं, 3 के 3 डियर स्टूडेंट्स, वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब आइए समझते हैं ये कौन है, बताओ। ये A11 है, A11 है ना, और ये क्या है बच्चों, A22 है, देखो ये 5 है, और ये कौन है, A33 है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको समझाया था। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। इसी को ही डियर स्टूडेंट डायगोनल एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं किसी वर्ग आव्यूह में, ध्यान देना, किसी भी वर्ग आव्यूह में, वर्ग आव्यूह में अवयवों Aij, जहां I बराबर J को विकर्ण अवयव कहते हैं। यही तो बात होगी, कहते हैं या कहलाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक, समझ में आ गई बातें। A11, A22, A33, A44, ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे, इन सब को किस नाम से जाना जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स के नाम से जाना जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब आइए समझते हैं कि डायगोनल क्या होता है। मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं, मुख्य विकर्ण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स लीडिंग डायगोनल। लीडिंग
डायगोनल, आराम से समझिएगा। लीडिंग डायगोनल क्या होता है आइए समझते हैं। मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, कोई एक आव्यूह है जो कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है, आई, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो 3x3 का है। अब इसको देखिएगा कि इसमें हमारे पास ये कौन है, ध्यान दें, ये कौन है डियर स्टूडेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट है। ये कौन है, डायगोनल एलिमेंट है। ये कौन है, डायगोनल एलिमेंट है। इन डायगोनल एलिमेंट्स को मिलाने वाली ये जो लाइन होती है, इसी लाइन को ही डियर स्टूडेंट्स लीडिंग डायगोनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीडिंग डायगोनल के नाम से जाना जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। और इस मुख्य विकर्ण में जो आने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको विकर्ण अवयव कहा जाता है, इनको डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है, और इन डायगोनल एलिमेंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे मुख्य विकर्ण कहा जाता है। स्टूडेंट्स के माइंड में एक कंफ्यूजन आता है कि सर ये विकर्ण है तो सर इधर वाला भी तो एक विकर्ण ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो विकर्ण है ये वर्ग और आयत के आधार पर नहीं, ये जो है नहीं है, ये मुख्य विकर्ण नहीं है, क्योंकि यहां पर जो एलिमेंट्स ले रहे हैं ये A11, A22, A33 नहीं है। जब हम डायगोनल एलिमेंट्स को, जो कि कौन होते हैं, A11, A22, A33 है ना, A44, ये सब कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स, इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स को मिलाने वाली, डायगोनल एलिमेंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, वो लाइन जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल के नाम से जानते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस हुआ, विकर्ण अवयव और मुख्य विकर्ण। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, क्योंकि अब इसी के आधार पर अन्य प्रकार के जो आव्यूह हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे विकर्ण आव्यूह। क्या समझेंगे, विकर्ण आव्यूह। और विकर्ण आव्यूह इसी विकर्ण के अवयवों के आधार पर या विकर्ण के आधार पर ही डिसाइड किया जाएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूं विकर्ण आव्यूह क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा अदिश आव्यूह क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा इकाई आव्यूह जिसको तत्समक आव्यूह के नाम से जानते हैं वो क्या होता है। और ये 3 मैट्रिसेस, ये 3 आव्यूह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों से बोल दिया डियर स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर गजब का है। ये सारे टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से सारे टॉपिक को जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग चर्चा करते हैं। अगला है हमारा, जिसका नाम है बच्चों विकर्ण आव्यूह। ध्यान देना, विकर्ण आव्यूह, जिसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स। विकर्ण आव्यूह को इंग्लिश में बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ना एलिमेंट नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। अब देखिए विकर्ण आव्यूह क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे A = कोई हम मैट्रिक्स यहां पर लिखते हैं 1 0 0 5, सॉरी यहाँ पर होगा 0, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 0 0 0, ये हो गया मान लीजिए -1, ये हमने लिख दिया। अब इस आव्यूह को देखो, इस मैट्रिक्स को आप देखिए ध्यान से। इस मैट्रिक्स की खासियत क्या है, ये इसका लीडिंग डायगोनल है, ये इसका मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को आप देखिए वो 0 नहीं है, लेकिन इस मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त इस लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स जो हैं उसके अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या है, 0 हैं, सब 0 हैं। तो इस प्रकार के आव्यूह को बच्चों विकर्ण आव्यूह के नाम से जाना जाता है। विकर्ण आव्यूह हमेशा किसका बनेगा, वर्ग आव्यूह का ही बनेगा। क्यों बनेगा वर्ग आव्यूह का, क्योंकि वर्ग आव्यूह में ही मुख्य विकर्ण होता है, और किसी भी आव्यूह में ना तो विकर्ण अवयव होते हैं ना तो मुख्य विकर्ण होता है। केवल वर्ग आव्यूह में ही मुख्य विकर्ण और विकर्ण अवयव होते हैं। तो इसीलिए चूंकि इसकी परिभाषा बनेगी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण अवयवों के अतिरिक्त या विकर्ण अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, 0 हो, उस प्रकार के आव्यूह को ही हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं।
आप यहां बोलेंगे बच्चों ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण अवयवों के अतिरिक्त, विकर्ण अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल आपके सामने है। ऐसे कोई और भी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, एक आध एग्जाम्पल और लिख लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था और एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए। देखिए जैसे b इक्वल टू लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए -5 0 0 0 2 0 0 0 7। अब यहाँ पर भी देखिए ये मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी सारे के सारे अवयव क्या हैं? शून्य है। इसलिए ये दोनों के दोनों किस प्रकार के आव्यूह हैं बच्चों? इनको हम बोलेंगे विकर्ण आव्यूह, है ना, विकर्ण आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छे समझ में आ गया? ये है हमारा विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह को समझने के बाद हम समझेंगे अदिश आव्यूह क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। और ध्यान रखिएगा, वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण हम लोगों ने सीखा, उस मुख्य विकर्ण की सहायता से हमने विकर्ण आव्यूह सीखा। अब इस विकर्ण आव्यूह की सहायता से ही हम अदिश आव्यूह सीखेंगे, क्योंकि ये सभी के सभी मैट्रिक्स, ये सभी के सभी आव्यूह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। वर्ग आव्यूह समझ में आया होगा, तभी वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण समझ में आएगा, मुख्य विकर्ण, क्योंकि वर्ग आव्यूह में ही मुख्य विकर्ण होता है और मुख्य विकर्ण का मतलब समझ में आया होगा तभी विकर्ण आव्यूह समझ में आया। अब विकर्ण आव्यूह अगर आपको समझ में आ गया होगा तभी आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स क्या समझ में आएगा? अदिश आव्यूह समझ में आएगा। अब आइए हम लोग समझते हैं अदिश आव्यूह क्या होता है। अदिश आव्यूह जिसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अदिश आव्यूह क्या होता है। देखो दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं ऐसा वर्ग, ध्यान देना बात को, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण अवयव समान हो तथा सभी अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो जीरो ना हो, वो शून्य ना हो, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो? शून्य हो। अब जब मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव शून्य हो गए तो वो हो गया विकर्ण आव्यूह। तो सर विकर्ण आव्यूह और इस अदिश आव्यूह में अंतर क्या है? विकर्ण आव्यूह में जो विकर्ण के एलिमेंट्स होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अदिश आव्यूह में बस यही होगा कि ये जो विकर्ण अवयव हैं वो अलग अलग नहीं होंगे, सब एक जैसे होंगे। तो इसकी डेफिनेशन सबसे अच्छी ये होती है, हम लिख सकते हैं ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह, क्योंकि विकर्ण आव्यूह ही होगा, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके, ध्यान रखना, जिसके विकर्ण अवयव, जिसके विकर्ण अवयव कैसे हो? समान हो। ठीक है, विकर्ण अवयव समान हो, क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स? वो कहलाता है अदिश आव्यूह कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स? जो कि विकर्ण हो, जो को डायगोनल मैट्रिक्स हो और उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हो वो समान हो। इस तरह के जो आव्यूह होते हैं, इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं, उन्हें हम अदिश आव्यूह के नाम से जानते हैं, उन्हें हम स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देख लीजिए। a इक्वल टू 2 लिख दिए, 0 0 0 2 0 0 0 2। अब आप देखिए यहां पर ये हमारा कैसा आव्यूह है? अदिश आव्यूह। और कोई स्टूडेंट पूछेगा कि सर क्या इसको हम विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये विकर्ण आव्यूह की सारी प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है
और विकर्ण आव्यूह की प्रॉपर्टी में ही थोड़ा सा बदलाव किया गया तो बन गया कौन सा आव्यूह? अदिश आव्यूह। इसका मतलब जितने भी अदिश आव्यूह होते हैं सब विकर्ण आव्यूह होते हैं, लेकिन सारे विकर्ण आव्यूह को हम अदिश आव्यूह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विकर्ण आव्यूह जो होगा उसमें जो विकर्ण अवयव होंगे वो समान होंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। तो ये कौन सा आव्यूह है डियर स्टूडेंट्स? अदिश आव्यूह है। और कोई एग्जांपल दे लीजिए। b इक्वल टू जैसे यहाँ 5 लिख दिए, यहाँ 0 0 0, यहाँ 5, यहाँ 0 0 0 5। अब यहाँ पर भी जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो क्या है? समान है। उसके अतिरिक्त जितने भी अवयव हैं, उसके अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या हैं? 0 हैं। इसलिए इस प्रकार के आव्यूह को, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये 100% समझ में आ गया होगा कि विकर्ण अवयव क्या होते हैं, मुख्य विकर्ण क्या होता है, विकर्ण आव्यूह क्या होता है और अदिश आव्यूह क्या होता है। क्लियर हो गई बातें? चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है डियर स्टूडेंट्स इकाई आव्यूह, या जिसको हम बोलेंगे तत्समक आव्यूह। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका यूज सबसे ज्यादा होने वाला है। आइए बात करते हैं इकाई आव्यूह किसे कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी को तत्समक आव्यूह के नाम से भी जाना जाता है। आइए समझते हैं कि क्या होता है डियर स्टूडेंट्स इकाई आव्यूह। ठीक है, टॉपिक है हमारा इकाई आव्यूह, जिसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इकाई या इसी को हम लोग तत्समक आव्यूह कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो इकाई का मतलब होता है यूनिटी, है ना, या यूनिट। यूनिट कहो और आइडेंटिटी कहो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए ये क्या होता है। अब ये डियर स्टूडेंट्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। अब इसमें खास बात क्या होती है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे डियर स्टूडेंट्स कहा जाए कि एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण अवयव एक हों। अब विकर्ण आव्यूह है तो विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव क्या होंगे? 0 होंगे। और जो विकर्ण अवयव होगा डियर स्टूडेंट्स उसको क्या लेने के लिए बोला जा रहा है? 1 लेने के लिए बोला जा रहा है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग इकाई या तत्समक आव्यूह के नाम से जानते हैं। और तत्समक आव्यूह को डियर स्टूडेंट्स हमेशा आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, तत्समक आव्यूह को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहां बोलेंगे ऐसा विकर्ण आव्यूह। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ऐसा विकर्ण आव्यूह, ठीक है, जिसके विकर्ण अवयव, ध्यान रखना, जिसके विकर्ण अवयव एक हों। क्या हो? एक हों। वो क्या कहलाता है? इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाएगा? इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। और देखिए इसे भी ले सकते हैं 1 0 0 1। ये भी क्या है? एक तत्समक आव्यूह है। बस ये क्या है? ये वाला आव्यूह जो है बच्चों 2 गुणे 2 कोटि का है और ये आव्यूह जो है वो 3 गुणे 3 कोटि का है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी सभी लोगों को। अब यहां पर आप लोग एक नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे। नोट पॉइंट क्या है देखिएगा। ये नोट पॉइंट ये है डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने एक सीखा विकर्ण आव्यूह। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक हमने सीखा विकर्ण आव्यूह ना, जिसको हमने बोला डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमने सीखा, कॉमा अगली बार हम लोगों ने सीखा इसके बाद अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह जिसको हमने बोला स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, स्केलर मैट्रिक्स ये सीखा और ये सीखा, ये हो गया। तथा इसके बाद हम लोगों ने सीखा तत्समक आव्यूह, या इसी को हम लोग इकाई आव्यूह भी कहते हैं। इकाई कहो या तत्समक कहो एक ही है, इकाई आव्यूह।
जिसको हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह मीन्स स्केलर मैट्रिक्स तथा इकाई आव्यूह मीन्स यूनिट मैट्रिक्स तीनों वर्ग आव्यूह होते हैं। सही कह रहे हैं, तीनों वर्ग आव्यूह होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो होते हैं ये सब वर्ग आव्यूह से ही बनते हैं। वर्ग आव्यूह में ही मुख्य विकर्ण होता है और समझ रहे हो ना, मुख्य विकर्ण जब प्राप्त होता है तो उसी के आधार पर विकर्ण आव्यूह बताया जाता है, फिर विकर्ण आव्यूह के आधार पर ही अदिश आव्यूह बताया जाता है, फिर उसी आधार पर आपको तत्समक आव्यूह भी बताया जाता है या इकाई आव्यूह भी बताया जाता है। तो इस को हमेशा आई से डिनोट करेंगे और इस आई का यूज आप लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा आप लोगों को करने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक नोट पॉइंट तो ये है डियर स्टूडेंट्स, और एक नोट पॉइंट और ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, जो हमारा इकाई का तत्समक आव्यूह होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। देखिए ध्यान से, नोट और एक लिखिएगा। नोट ये है कि कहते हैं कि यदि ए कोई क्या हो बच्चों, आव्यूह है, ए कोई आव्यूह हो, ठीक, ए कोई आव्यूह हो तथा आई तत्समक आव्यूह हो, ठीक है, तत्समक आव्यूह हो तो ए को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही मिलेगा और आई को ए से मल्टीप्लाई करोगे तब भी हमें ए ही मिलेगा। मीन्स अगर हम किसी भी आव्यूह को उसके तत्समक आव्यूह से गुणा करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमें वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी जब हम आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, जब गुणा करना आपको सिखाएंगे, तो वहाँ इसका यूज़ भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इसका यूज़ वहाँ पर किस तरीके से किया जाता है। आइए डियर स्टूडेंट्स, दो प्रकार के आव्यूह और बच रहे हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे हम आव्यूह की संक्रिया पर पहुंचेंगे। ऑपरेशन ऑफ मत, बोर मत होइएगा भाई, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और सारे कंसेप्ट को समझाए बिना हम आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकते हैं। कई सारे बच्चे फर्स्ट डे के लेक्चर में ही सर थोड़ा तेज पढ़ाइए, सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। अरे मेरे भाई, समझना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है, सिलेबस पूरा करना बड़ी बात नहीं है। अगर इतना डिटेल में ना पढ़ाएं, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ही पहुंच जाएं तो अब तक तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? मैं जैसे पढ़ा रहा हूं मुझे पढ़ाने दीजिए, मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा और कंप्लीट होगा। लेकिन मैं हमेशा इस बात पे फोकस करता हूं, हमेशा इस बात पर ध्यान देता हूं कि जो भी पढ़ो उसको सॉलिड पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो, जिससे उस टॉपिक से आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, कम से कम उसको तो सॉल्व कर सकें। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, सारी वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुजीय आव्यूह की। दो आव्यूह और होंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या है? त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो त्रिभुजीय आव्यूह होता है डियर स्टूडेंट्स, ये दो तरह का होता है। एक होता है उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, एक होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो आइए समझते हैं कि उच्च त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है। तो पहला इसमें होगा बच्चों कौन सा? उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। आइए समझते हैं, बड़ा आसान सा है। देखिए एक आव्यूह लेंगे हम लोग, वर्ग आव्यूह होगा। यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 0, यहाँ लिखिए आप 5 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, यहाँ 0 लिख दीजिए, यहाँ 0 लिख दीजिए, यहाँ 2, 3, यहाँ 7 लिख दीजिए। अब इसको ध्यान से देखिए,
यहाँ पर क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स की मुख्य विकर्ण के नीचे के जितने भी अवयव हैं वो आपको 0 दिख रहे होंगे और ऊपर की साइड में आपको एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है जो मैंने बनाया है। तो इसीलिए इसको उच्च त्रिभुजीय आव्यूह के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स 0 होंगे। ठीक है, जब सारे अवयव उसके नीचे के 0 होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे उच्च त्रिभुजीय या उसे उच्च त्रिकोणीय आव्यूह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हो क्या कहलाता है उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। ठीक है, ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। अगला है डियर स्टूडेंट्स उच्च त्रिभुजीय के बाद निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह जिसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगा वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, एक ऐसा आव्यूह होगा जिसमें त्रिभुज नीचे बनेगा, ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो लिख देते हैं ऐसा विकर्ण या वर्ग लिख दीजिए ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होंगे शून्य हो। ठीक है, अवयव शून्य हो क्या कहलाएगा बच्चों निम्न त्रिभुजीय, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, देखिए a = 1 लिख दीजिए या 5 लिख दीजिए और यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 0, 2, 1, 0, 0, 4 ये लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक नीचे की तरफ ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ये देखिए ध्यान से। तो इसलिए ये हो गया हमारा कौन सा अपर ट्रायंगुलर, ये हो गया हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया क्योंकि इसमें ऊपर त्रिभुज बन रहा है। और ये डियर स्टूडेंट्स हमारा हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि इसमें जो त्रिभुज बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है। क्लियर हो गई बातें। तो डियर स्टूडेंट्स अभी जो है हम लोगों ने जो मैट्रिक्स के जितने भी टाइप्स हैं वो सभी के सभी हम लोगों ने समझ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। और हम लोग अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे, ये सब आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो डियर स्टूडेंट्स हमारा है वो टॉपिक हमारा रहने वाला है आव्यूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इसमें क्या सीखेंगे सर हम लोग? इसमें हम लोग सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो कैसे होता है। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, वो है बच्चों दो आव्यूहों की समानता। इसको आप लोग समझ लीजिए, आज के ही लेक्चर में टॉपिक है दो आव्यूहों की समानता, दो आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ ट्रू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ टू
मैट्रिसेस। दो आव्यूह को हम समान कब कहेंगे? दो आव्यूह को हम समान कब कहेंगे? जैसे A इक्वल टू हमारे पास AIJ M क्रॉस N कोई मैट्रिक्स है, और B इक्वल टू हमारे पास BIJ, ठीक है, M क्रॉस N, या सपोज करिए यहाँ पे कुछ और लिख दीजिए P क्रॉस Q हमारे पास एक आव्यूह है, और हमें ये कहना है कि ये आव्यूह दोनों आपस में इक्वल हैं। A इक्वल क्या है? B है। तो ऐसा हम लोग कब कह सकते हैं? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही समान तरीके से बता रहा हूं कि दो आव्यूह समान तब होते हैं, पहली शर्त है जब उनकी, ध्यान रखना, जब उनकी कोटि समान हो। उनकी कोटि समान हो मीन्स दोनों आव्यूह जो है उनके जो ऑर्डर है वो आपका सेम होना चाहिए। मतलब अगर पहला आव्यूह 2x3 कोटि का है तो दूसरा वाला आव्यूह, दूसरा वाला मैट्रिक्स भी 2x3 कोटि का ही होना चाहिए। पहला आव्यूह अगर 4x4 कोटि का है, दूसरा वाला आव्यूह भी 4x4 कोटि का होना चाहिए। अगली चीज होती है बच्चों संगत अवयव। संगत अवयव समान होने चाहिए। संगत अवयव क्या हो? समान हो। तब हम कहेंगे कि दोनों आव्यूह क्या हैं? आपस में समान है, इक्वल है। आइए समझते हैं। जैसे A इक्वल टू हमने लिख लिया 2 4 7 9, सपोज करिए ये एक आव्यूह है। B इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पर 2 7 4 9, ऐसे लिख दिया। अब इस आव्यूह की कोटि 2x2 है, इस आव्यूह की कोटि भी 2x2 है। अब आप देखिए जो एलिमेंट्स इसके अंदर लिखे हैं वही इसके अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप कहो कि इस केस में ये दोनों इक्वल हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वल नहीं, क्योंकि कोटि तो समान है लेकिन संगत अवयव बराबर नहीं है। क्योंकि ये A11 है तो ये A11 है, ये तो इक्वल हो गया। अब A12 ये 7 है, यहाँ 4 है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होना चाहिए था। संगत अवयव डियर स्टूडेंट्स क्या होने चाहिए थे? समान होने चाहिए थे, तब जाकर के दोनों मैट्रिक्स आपस में समान होते। अगर ये ऐसे लिखा होता A इक्वल टू 2 4 7 9 यहाँ लिखा है, B इक्वल टू आप लिखेंगे 2 4 7 9 यहाँ लिखेंगे। अब ये इस सिचुएशन में आप देखेंगे दोनों की कोटि समान है, और देखिए संगत अवयव जो हो रहे हैं वो संगत अवयव के क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप A इक्वल टू B लिख सकते हैं। इन अनदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक आव्यूह केवल स्वयं के ही बराबर होता है और किसी के बराबर होता ही नहीं है। अगर किसी आव्यूह की कोटि किसी दूसरे आव्यूह की कोटि, किसी आव्यूह का जो ऑर्डर है किसी दूसरे आव्यूह के ऑर्डर के क्या है? इक्वल है, सेम है, और उसके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो संगत अवयव हैं अगर वो आपस में समान हैं, तब हम दोनों आव्यूह को, तब हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कह सकते हैं, अन्यथा दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया, इस कंसेप्ट के आधार पर एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर में आप लोगों से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कि इस इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के आधार पर हम लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कहेगा बच्चों कि इफ, ध्यान देना, यहां लिख देगा ऐसे एक मैट्रिक्स बना दिया, x+1 यहाँ y+2 लिख दिया, और यहाँ पर 5 यहाँ 4 लिख दिया, है ना। एक मैट्रिक्स लिख करके यहाँ इक्वल टू का साइन बना दिया, यहाँ लिख दिए 4, यहाँ लिख दिए 5, यहाँ 5 और 4 लिख दिए, और आपसे बोल दिया कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यदि ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है तो x और y की वैल्यू को क्या करिए? फाइंड करिए। तो ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि इनकी दोनों कोटि समान है और इनके संगत अवयव बराबर रहे होंगे, इसीलिए इन दोनों आव्यूह को दोनों मैट्रिक्स के इक्वल लिखा गया है। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे? संगत अवयव की तुलना कर देंगे। तो x+1 की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको कितनी मिल जाएगी? 3, और ये जो y+2 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 5, तो यहाँ से y की वैल्यू जो होगी आपको कितनी मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी, और ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब ये मैंने केवल छोटा सा आव्यूह लिया था, ऐसा बड़ा बड़ा आव्यूह लेकर के और अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में
हमने आप लोगों को आव्यूह के सभी प्रकार के बारे में समझा दिया है। दो आव्यूह समान क्या होते हैं ये मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट लेक्चर इससे भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लेक्चर को मिस मत करिएगा। बाकी आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो लेक्चर को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और नए हो तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे क्योंकि लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक ये शानदार रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।